गो गोचर का फल 20% होता है। फिर से समझे, कुंडली का फल हमारे जीवन में 20% मिलता है, दशा 60% और गोचर 20%, तब जाकर के 100% फल की परिकल्पना हम कर सकते हैं। हाँ, 100% हमारे जीवन में जब फल होता है जब कुंडली में योग, दशा और गोचर तीनों फेवरेबल हो, तब जाकर के 100% फल की प्राप्ति होती है। ठीक है। अगर तो सर गोचर सही नहीं हो और हाँ, दशा ठीक चल रही हो तो मतलब उसको 60% ही मिलेगा। गोचर, एक सेकेंड। हाँ, हेलो। हाँ सर एक सवाल था सर। सर एक हाँ जी सेकंड। सर, तो अभी आ रहे हैं सर, बात कर रहे हैं दूसरी जगह पे। अच्छा, इसमें योग कहाँ गया? योग का कितना % होता है? योग कुंडली वाला आ गया ना सर, 20%। नहीं, कुंडली थोड़ी योग बनाती है। नहीं, कुंडली वाला भी बताएंगे सर, योग वाले बात होती है। योग के बारे में बात नहीं हुई, योग का भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन होता होगा। योग का तो 100% ही होता है सर। नहीं, वही तो योग पूछ रहा है ना। योग होगा तभी तो आगे चलेगा ना सर। नहीं, मेरा ऑडियो चले गया था उस टाइम। हाँ जी, कोई बता सर योग तो अल्टीमेटली खुद अपने आप में एक है ना सर। नहीं, उसका परसेंटेज कितना फायदा होगा? ऐसे तो के अंदर कितना फायदा होगा? नहीं, कुंडली भी सब कुछ है हमारे लिए, तो उसमें 20%, दशा भी है 60%, गोचर है 20%, तो योग कहाँ गया? अगर योग बन रहा है तो वो कुंडली के कारण बन रहा है ना सर। कुंडली और योग एक ही चीज हो गया ना। अच्छा सर, ठीक है। मैं यही चीज बोला था ना सर गुप्ता जी आपको पहले। हाँ, नहीं, मेरा प्रश्न था सर, देखो कंफ्यूजन दूर हो गया। नहीं बिल्कुल ठीक। भाई तो मैम के फोन करना ना, कारण कि गुड़िया का पेपर है, मैम ज्वाइन नहीं हो रहा है। और हाँ, हेलो। तो यानी कि सर गज केसरी और इतने अच्छे अच्छे योग बनते हैं, उनका जो जीवन में योगदान है सिर्फ 20% है। हाँ 20% है। आप देखो ना, ये जी दशा चल उसका मिलता है, तो जैसे गज केसरी योग है कुंडली में, तो अब चंद्रमा और बृहस्पति की दशा मिलेगा, तो दशा का 60% और योग का 20%, तो 80% फलीभूत हो जाएगा ना। लेकिन अब किसी की कुंडली में गज केसरी योग है और उसकी पूरी जीवन दशा ही नहीं मिली, नहीं चंद्रमा की मिली और नहीं बृहस्पति की मिली, तो उसका गज केसरी मात्र 20% ही फलीभूत हो पाता है। अदर ग्रहों की दशा में फल थोड़ा ही फल दे पाता है। नहीं, अंतरदशा में नहीं देता, जैसे महादशा नहीं आई, अंतरदशा होती है तो उसमें कुछ देता है क्या? तो फल हमेशा महादशा और अंतरदशा मिलकर देते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ अंतरदशा फल देते हैं या सिर्फ महादशा फल देते हैं। कैसे आदमी पकड़ता? आप महादशा और अंतरदशा को इस तरह से समझ लें, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि हम बताएं किसी भी फल की यदि परिकल्पना करना है, जैसे कि यूपी में कोई भी प्लांट लगानी है, मैं बोलता हूँ यूपी में मुझे एक कोई प्लांट लगाना है। अब वो प्लांट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा वो है या स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा है? यदि हम यदि बाहर से आए हैं, हम विदेश से आए हैं, एक बिस्लरी की प्लांट मुझे यूपी में लगानी है, यहाँ पे किसकी ज्यादा वैल्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की? स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ना चाहे सर ऐसा है ना, कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है। यहाँ पर
एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी स्टेट में हम कोई भी काम करने जा रहे हैं ना, तो दोनों काम के लिए हमारे पक्ष में सेंटर और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट हमारे फेवरेबल जीएसटी और एसटी दोनों लगेगा सर, दोनों की अप्रूवल चाहिए होगी। जीएसटी तो लगाएंगे। हाँ हाँ, एसटी होगा तो सेंट्रल का भी लगेगा, स्टेट का भी आएगा। CGST होगा और स्टेट SGST होगा, टैक्स दोनों होगा ना उसके ऊपर। 100% सर। हाँ, तो और इस जीएसटी दोनों नहीं में होगा तो एसटी का कोई फायदा वैल्यू नहीं है, वो अपनी ही उसी जगह पे खेलता रहेगा स्टेट में। हाँ हाँ हाँ, तो हमको CGST और SGST दोनों की अप्रूवल चाहिए मुझे, सेंटर और स्टेट दोनों की अप्रूवल चाहिए, ठीक ना। कभी कभी ऐसे भी होता है कि सेंट्रल किसी काम को करना चाहता है लेकिन स्टेट उसको इग्नोर कर दे, फिर भी वो स्टेट में वो काम नहीं हो सकता है, या सेंट्रल उस काम को चाहता है, स्टेट नहीं चाहता है, वो भी वो काम नहीं हो सकता। तो हमेशा याद रखें जीवन में काम वही होता है जो कि सेंट्रल और स्टेट दोनों ही वो मोहर लगाओ। तो उसी तरह हमारे एमडी और एडी एक प्रकार के सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरह है। जो एमडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एसटी जो एडी है वो स्टेट गवर्नमेंट है। तो हम ये चाहते हैं कि गज केसरी का फल हम ले लें शनि की महादशा में, बृहस्पति की अंतरदशा में। अनीता जी, आप समझ पा रही हैं? हेलो, जी सर। अब गज केसरी बनाने वाला ग्रह कौन है? चंद्रमा है। बृहस्पति जी। यदि शनि की महादशा में चंद्रमा का अंतरदशा आएगा तो यहाँ पे गज केसरी का फल नहीं मिलेगा। या चंद्रमा में शनि आए या जुपिटर में शनि आए तो गज केसरी का फल नहीं मिलेगा। गज केसरी का जब भी फल मिलेगा या तो चंद्रमा में बृहस्पति या बृहस्पति में चंद्रमा आए तभी मिलेगा। तो उसी तरह हमारे कुंडली में कोई भी योग बने हुए हैं, जब तक उसका एमडी और एडी नहीं आएगा तब तक उसका फल हम 80% उस फल की परिकल्पना नहीं कर सकते, लेकिन हम 25% उस फल की परिकल्पना हम हमेशा कर सकते हैं, ठीक ना। ये उसी तरह होते हैं जिस तरह से हम फोन चलाते हैं, तो फोन में हमारे 10-15 ऐप्स होते हैं। ये जो ऐप है हमारे फोन के अंदर वो प्रकार की योग है, मान के चलो। तो जो ऐप हमारे फोन में होती है हम उसी ऐप को चला सकते हैं। हाँ, यदि हम ऐसा कोई ऐप नहीं चला सकते जो हमारे फोन में नहीं हो। लेकिन एक चीज और होता है, कितने ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे हमारे जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं कि फोन में हजारों ऐप होते हैं लेकिन आज तक मैं तो 4-5 ऐप ही यूज कर पाया। एक तो कुंडली का कर लेता हूँ, एक व्हाट्सएप कर लेता हूँ, एक फेसबुक कर लेता हूँ, बस यही 4-5 जो ऐप है हम यूज कर पाता हूँ। सर यानी कि नॉर्मली 20% फल देगा गज केसरी और बृहस्पति या चंद्रमा की दशा में 100% देगा। नहीं, 100% तो कभी नहीं देगा, 80% दे 80%। सकता है। 80% देगा तब। यदि गोचर साथ दे देता 100% हो सकता है। ओके। उसी समय चंद्रमा और बृहस्पति का गोचर भी यदि पॉजिटिव हो जाए तो अब 100% तो 80%। हाँ नहीं तो 80%। हाँ, यदि दशा गज केसरी की चल रही हो, जी जी जी। माने चंद्रमा और बृहस्पति की दशा चल रही हो, लेकिन चंद्रमा बृहस्पति यदि कुंडली में योग नहीं बना रखे हो तो फिर यहाँ पर 60% ही फल मिलेगा, 80% नहीं मिलेगा। तो कोई भी ग्रह की यदि दशा चल रही हो हमारे जीवन में, चाहे वो चंद्रमा में मंगल की हो या मंगल में सूर्य की हो या शनि में शुक्र की हो या बुध में शुक्र बृहस्पति कुछ किसकी भी हो, तो हम जो एमडी और एडी जो दो ग्रह हैं उनका कुंडली में हम योग चेक करेंगे। यदि वो योग बनाए होंगे तो 80% फल देंगे, नहीं तो 60% ही फल देंगे। कभी कभी ये बुरे फल भी देने लगते हैं, दुर्योग बनाते हैं तो बुरे फल भी देने लगते हैं। तो हम कुंडली की जो फल की हम जो बात करते हैं,
इसीलिए मैं आप लोग को पहले मैं बताता था किसी का गोचर ही खराब है, मान लो किसी का राहु भी गोचर में खराब है, शनि भी गोचर में खराब है, और राहु भी गोचर में खराब है, तो गोचर तो 100% पूरा हो गया। तो अब हमको लगता है कि मेरा समय 100% पूरा हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गोचर यदि 100% पूरा होता है तो कुंडली में हमारे 25% फर्क पड़ता है। इसको आप ऐसा समझ लें कि हमारे पास 5 कंपनियां हैं जिसका मालिक मैं हूं। अब एक कंपनी यदि डूब गई 100%, लेकिन यदि दूसरी कंपनी 100 गुना फायदा में आ गया, फिर भी मेरी स्थिति इक्वल है। ठीक है, एक कंपनी डूब गया। अब देखो, टाटा डोकोमो, टाटा नैनो डूब गया। आपको पता है ना, टाटा मोटर्स के अंदर एक टाटा नैनो मारुति बनाए, वो डूब गया। इसके कारण क्या रतन टाटा रोड पे भी थोड़े मांग रहा है। अरे एक कंपनी के अंदर सब कंपनी, टाटा डोकोमो और टाटा नैनो जो था वो बर्बाद हो गया। इसका मतलब टाटा मोटर्स के अंदर बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं, या टाटा के पास ऐसी हजारों कंपनियां हैं जो कि 1000 गुना उन्नति किए तो दोनों बराबर हो जाता है। तो यदि हमारे कुंडली में योग और दशा अच्छी है ना, तो चाहे गोचर कितने बुरे हो ना, हमारी नैया को वो कर लेते हैं, बचा लेते हैं। लेकिन दशा बुरा हो, उसके साथ साथ यदि गोचर भी बुरा हो गया तो हम बर्बाद हो जाते हैं। हाँ, हमारी कमर टूट जाती है। तो ये चीज को आपको ध्यान देना होगा। तो आप लोग अब किसी की भी कुंडली देखने चलते हैं तो उसमें हम सबसे पहले कुंडली को देखते हैं, दशा को देखते हैं और गोचर को देखते हैं। तब हम फल की कल्पना कर सकते हैं। उसकी कुंडली में हम फलादेश करने की योग्यता हमारे अंदर आ जाती है। अभी तक आपने योग को भी यानी कुंडली को भी पढ़ लिया कि कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं। फिर आपने दशा को भी पढ़ा कि लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश की दशा अच्छी फल देने वाली होती है। 3, 6, 7, 8, 11 की जो दशा है बुरी फल देने वाली होती है। आपने गोचर को भी पढ़ा कि चंद्रमा से शनि का गोचर कौन कौन से भाव में अच्छे फल देते हैं, कौन कौन से भाव में बुरे फल देते हैं। तो आपने अभी अलग अलग कुंडली, दशा और गोचर को आपने पढ़ लिया। आज हम एक नया पद्धति पढ़ाएंगे। उस पद्धति का, हाँ, एक होता है ना डबल ट्रांजिट। सर एक क्वेश्चन और पूछना था। सर एक क्वेश्चन सर, ये जो हम ढैया भी मानते हैं, ये भी हम 45 डिग्रीज वाले उसी से मानेंगे प्लस माइनस? ढैया ढैया तो 45 डिग्री पे नहीं होगा ना, ढैया तो 15-15 डिग्री पे होगा ना, क्योंकि ढैया तो अच्छा 30 डिग्री में होता है ना, अष्टम में होता है ना, तो 30 डिग्री पे ही होगा ना, 15 डिग्री प्लस माइनस। हाँ सॉरी सर, हाँ 15 डिग्री प्लस माइनस, सॉरी। ठीक है, थैंक यू सर। अब हम आते हैं डबल ट्रांजिट, जिसको बोलते हैं संयुक्त गोचर। अब देखिए, जिस भाव में, क्या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गुरु और शनि ग्रह का गोचर यदि एक साथ किसी भाव पर होता है तो उस भाव के सभी अच्छे फल ही मिलते हैं, उस भाव के बुरे फल नहीं मिलते। अब मान ले ये जो कुंडली है, वृश्चिक लगन की कुंडली है। अब अभी बताएं, जो शनि का और गुरु का जो गोचर है, दोनों एक साथ मकर राशि में हो रहे हैं ना। हाँ जी। जो कि
बृहस्पति से, चंद्रमा से बृहस्पति पंचम में है और शनि पंचम में है। पंचम का शनि अच्छा फल नहीं देता, लेकिन यहाँ पर ये दोनों का गोचर एक साथ हुआ है, जिसको बोलेंगे संयुक्त गोचर, यानी कि मिला हुआ गोचर। दोनों का एक साथ गोचर जिस भाव से हो उस भाव के लिए पॉजिटिव फल ही देगा, चाहे वो चंद्रमा से नेगेटिव में ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, मान लो कि शनि का गोचर यहाँ पर है और साथ में जुपिटर का गोचर है, तो एक साथ शनि और जुपिटर का गोचर है, चंद्रमा से 12th हाउस में चल रहे हैं। यदि हमने सिंह राशि में बृहस्पति और शनि को मान लिया, आप लोग सुन पा रहे हैं ना? हाँ जी। जी सर। ये बताओ, यदि शनि और बृहस्पति का गोचर चंद्रमा से 12th हाउस में है तो दोनों 4 क्रॉस आ जाएंगे सर। तो यहाँ पर दोनों के 4-4 क्रॉस आ जाएंगे। हाँ, 2-2 करके 4 क्रॉस टोटल। तो 12 में दोनों के 4-4 क्रॉस आएंगे तो 8 क्रॉस आ जाएंगे ना। फिर 2-2 आएंगे सर, 4 क्रॉस आ जाएंगे ना। 2 क्यों? क्रॉस उसके शनि के और 2 बृहस्पति के। नहीं, हाँ, 2 शनि के 2 बृहस्पति के। जी जी। तो ये जो 4 क्रॉस आ गए तो ये क्लियर करता है कि ये टाइम बहुत ही बुरा है, ठीक ना? हेलो, क्या हो गया? तो ऊर्जा से आकर के देखो पावर का, सुनो ना, सुनो ना। सर 1 सेकेंड थोड़ा होल्ड कीजिएगा, 1 सेकेंड। जी। अब तो इसमें एक भी नहीं आएगा ना सर मगर सर ये कह रहे हैं कि इसमें वो अच्छा फल देगा, जबकि 4 क्रॉस है। हाँ, वो ये 4 क्रॉस है, लेकिन अब 4 क्रॉस की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना ज्वाइंट गोचर में। हाँ, ये मतलब उसमें- संयुक्त गोचर सिर्फ शनि और गुरु का ही होता है ना? हाँ जी, मानते उसका है तो, लेकिन शनि हाँ, और ये राहु ऑनलाइन। राहु और जुपिटर का भी होता है, संयुक्त तो किसी का भी हो सकता है ना। नहीं, पर जो ये वाला फल है ये ऑनलाइन तो यही कह रहे हैं, सिर्फ शनि और हाँ गुरु के उसमें होता हाँ, है। शनि और गुरु के उसमें। हाँ जी। तो इसका मतलब तो जो आजकल चल रहा है, जो शनि और जुपिटर का गोचर एक साथ तो वो मकर के अच्छा हो अंदर, गया। हाँ, ये तो सबको ज्यादातर अच्छा फल देगा। अरे हमारे अच्छा तो देगा, लेकिन जुपिटर इसमें का ना गोचर शुरू होते ही घर में कोरोना आ गया। यही तो एक प्रश्न है कि कैसे। कैसे नहीं सर, कुछ थंब रूल है, वो वही ना। रूल है बस, वो कैसे नहीं है उसमें। दशा भी हो सकती है नहीं सर? हम्म। दशा के कारण भी हो सकता है सर, दशा को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे गोचर से। यानी कि महेंद्र जी, इसमें जैसे हाँ जी, क्या चीज? मंजू, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मंजू। महेंद्र जी, जैसे अब आ रही है? हाँ अब आई है। महेंद्र जी, जैसे हम पिछली साल ये था कि गोल्ड का रेट बहुत बढ़ेगा क्योंकि बृहस्पति का गोचर उस हिसाब से था, तो इस हाँ साल हाँ। गोल्ड आप
क्या क्योंकि बृहस्पति ज्यादा गोल्ड से होता है, तो इस साल क्या आपको लगता है कि शनि के साथ आने से गोल्ड रेट कम होगा या प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा, कुछ ऐसा ऐसा नहीं, दोनों में चीजें पता है घटेंगी ना, कुछ? शनि भी तो साथ बैठा है, स्लो डाउन अभी मैं करेगा ना, पूछ रही स्लो डाउन, घटेंगी, सेल्फ को तब स्लो डाउन करेगा। बढ़ेंगी। पर शनि ज्यादा पावरफुल नहीं है जुपिटर से, तो प्रॉपर्टी बढ़ नहीं सकती इसमें। ऐसा है मैम, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी। ये तो सब चीजें अलग ढंग से चलेंगी। अब तो मंदी सिर्फ वैसे है ना कि मार्केट में पैसा ही नहीं है, जो डाउन होना स्टार्ट हो गया है कि कम कंजम्पशन हो गई है। ये गोचर से मुझे नहीं लगता है उस पर इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जब हमारी कुंडली पे ही वो 20% इफेक्ट डाल रहा है। नहीं, जैसे अब पिछले साल मतलब जैसे सॉरी मैं वो टैरो जैसे हम लोग करते हैं, तो पिछले जी साल का जो हमने निकाला था तो हमें था कि गोल्ड रेट बहुत हाई जाएंगे, हाँ जी तो वो आया, तो गोल्ड रेट काफी हाई गए हैं। हाँ इस जी। साल अभी तक कोई clarity आ ही नहीं रही है जब भी हम कर रहे हैं, तो ना तो टैरो प्रॉपर्टी में पे क्या अच्छी कह आ रहा है रही है मैम, ना टैरो में क्या आ रहा है? क्लैरिटी अभी तक नहीं आ रही है मुझे। मतलब जैसे पिछले ओके, साल था ना, बिल्कुल एकदम से पॉजिटिव आ गया था, वो क्लैरिटी नहीं आ रही है अभी। तो तभी मैं पूछ रही हूँ कि बृहस्पति पावरफुल ज्यादा रहेगा कि शनि ज्यादा पावरफुल रहेगा इन दोनों में? इसमें तो बृहस्पति मुझे वैसे ना भी नीचे था अभी तो। अभी तो नीच का चल रहा है ना, वही तो हाँ कर रहा हूँ ना, गोल्ड तो सैटर्न का हाँ इफेक्ट रहेगा, हाँ दोनों आपस में है। तो सैटर्न जुपिटर हाँ। की जो स्पीड को होगा या उसके रेट को होगा, उसकी चीजों से कंसर्न करेगा, उसको स्लो डाउन करेगा, जहां तक मेरा कंसर्न है जुपिटर की चीजों को। कम करेगा आपके हिसाब से? हाँ जी, बढ़ेंगे नहीं, रुक जाएंगी, टेबल हो स्लो कम जाएंगे, डाउन करेगा। कर देगा। टेबल ओके हो जाएंगे। और प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी ऑलवेज मंगल से देखी जाती है शायद। प्रॉपर्टी तो फिर इससे अगले वाले उसमें देखी जाएगी, ओके 4th हाउस में। हाँ, बार में ज्यादा, फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में जब अगला ट्रांजिट आएगा शनि का, वो प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है। 2022। हाँ जी 23 में, 23 या फिर 2 में होगा ट्रांजिट। मैम, कई चीजें जो है ना वो अलग डिपेंड करती हैं सिचुएशंस के ऊपर। अब जब ओके। मोदी जी ने इलेक्शन लड़ा था बनारस से, मोदी जी के हाँ जी बाद में 2015 के बाद में सारी जगह प्रॉपर्टी डाउन रही है। मेरे एक मित्र हाँ जी। बनारस में, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदा था, वो 8 गुना रेट हो गया उस प्रॉपर्टी का। अच्छा, नहीं पर वैसे भी जब बीजेपी आती है प्रॉपर्टी हमेशा गिरती है, ये 100% होता है। नहीं जब भी होता है कांग्रेस आती है प्रॉपर्टी ऊपर जाती है। वो सिर्फ ये है कि ब्लैक मनी का पैसा का फ्लो कम हो जाता है, हाँ वजह जी, ये। फ्लो कम हो जाता है बीजेपी हाँ में। जी। हाँ, सिर्फ अभी यही जब वजह है। बिल्कुल जब ठीक कह रहे हैं। योगी जी बने हैं, गोरखपुर में जो प्रॉपर्टी के रेट थे, हमारे कोई नॉन टू हैं, हाँ जी उन्होंने वो हाँ जी। प्रॉपर्टी जो बेची है, पहले वो प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए में नहीं बिक रही थी, अब वो प्रॉपर्टी हाँ जी उन्होंने हाँ जी। 75 लाख रुपए का बेचा है। तो वहां हाँ, भी ये तो तो देखो, है गोचर तो सभी जगह वो सेम चल रहा है ना। हेलो सभी जगह। हाँ जी हाँ। हेलो यस सर। हाँ जी सर। हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर। जी सर। तो यहाँ पर जो ये 4 कट आना चाहिए ना, वो नहीं आ करके यहाँ पर अच्छा फल देगा, क्योंकि जब भी डबल डबल ट्रांजिट होगा ना, तो हमेशा वो निगेटिव नहीं, अपने पॉजिटिव फल ही देंगे। ये चीज आपको याद तो रखना है। यानी कि सभी के लिए अच्छा है, सभी भाव में सभी के लिए अच्छा है फिर तो। हाँ, लेकिन जब वो डबल ट्रांजिट होगा तभी, और वो भी डबल ट्रांजिट में गुरु और शनि का होगा, तभी वो अच्छा फल दे पाएगा। ओके। बाकी किसी और का होगा आजकल तो तो नहीं मिलेगा। ट्रांजिट डबल ही चल रहा है सर, आजकल तो, ये आजकल तो डबल ट्रांजिट ही चल रहा है शायद। हाँ, तो जिस पे मकर राशि, जिस व्यक्ति की कुंडली में जहां जहां मकर राशि होगी ना, वहां के लिए पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा अभी। जैसे मैं आप समझा बताएं, नहीं आपका सर, क्या लगन है? जैसे आप बताएं, आपका क्या लगन है? मेरा तो वही है सर, मकर लगन की राशि सर कुंडली है सर। मकर लगन है तो आपके शारीरिक आरोग्यता के लिए सही है। पिछले जो आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, तो अब जब डबल ट्रांजिट हुआ तो ये स्ट्रेस धीरे धीरे कम हो गया होगा।
और बताएं किसके लिए कहाँ पे है? सर धनु लगन पे क्या रहेगा सर? और धनु लगन के लिए सेकेंड हाउस के लिए बढ़िया है, कुटुंब में वृद्धि होगा, पैसे में वृद्धि होगी, कुटुंब वृद्धि के लिए सही है। कर्क सर लगन यहाँ सर, से सर यहाँ हाँ? से अगर तो 9th को देखेंगे तो 10th हाउस हो गया, तो 10th हाउस में भी इफेक्ट आएगा ना इसका? हाँ 10th हाउस में भी कुछ इफेक्ट आएगा, क्योंकि गुरु जो यहाँ से देखते हैं 9th पे, अगर जो हाँ गुरु यहाँ पर होगा, हाँ मतलब सेकंड हाउस में होगा, तो सेकंड से 9th भी देखेंगे हम लोग गुरु हाँ। की और पोजीशन। एक चीज और बता दें कि जैसे कि गुरु और शनि यहाँ पर है, तो इनकी जो एक दृष्टि यहाँ पर आ रहा है, हाँ जी और यहाँ पे शनि की दृष्टि भी आ रहा है, जी तो ये कर के लिए भी बढ़िया है। अब देखिए, एक तो शनि का दृष्टि यहाँ पे जा रहा है, जी और जुपिटर का दृष्टि यहाँ पर जा रहा है, जी जुपिटर का दृष्टि यहाँ पर जा रहा है, और शनि का दृष्टि यहाँ पे जा रहा है। जी तो यहाँ के लिए जो शनि की दृष्टि है ना, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पर शनि की दृष्टि ज्यादा अच्छा नहीं है, और यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वो हो रहा है। हाँ जी हाँ जी लेकिन जब हम यहाँ की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे अभी डबल ट्रांजिट हो रहा है, तो ये जी जी कर्क राशि के लिए भी सही है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों का डबल ट्रांजिट हो रहा है ना, तो ये बहुत बढ़िया है। तो यानी कि अभी मकर राशि पे और कर्क राशि पे डबल ट्रांजिट हो रहा है। तो ये मकर राशि और कर्क राशि का डबल ट्रांजिट बहुत ही बढ़िया है। तो ये ठीक चीज है। हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब भी जिस भाव पे डबल ट्रांजिट होगा ना, तो इसके दोनों क्या क्या भावों लाभ को होते हैं सर? जिस भाव में बैठा होगा उस भाव के लाभ होंगे सर? जैसे मेरा 9th में बैठा है, इसको 9th गिनेंगे या मतलब चंद्र से इसको 11वां भाव गिनेंगे सर? तो चंद्रमा से 11th हो गया ना, या 11th हो गया सर? तो लेकिन लगन से तो 9 में हुआ ना, हाँ सर, तो तो आपके कौन से 9th हाउस पे डबल ट्रांजिट हो रहा है ना। हाँ तो सर 9 का करेंगे, 11 का करेंगे? नहीं, चंद्रमा से तो 11th है ना, तो फल तो हम लगन से ही देखते हैं ना। चंद्रमा से 11th यानी कि दोनों का ट्रांजिट सही हो रहा है। आपके लिए तो 9th भाव में सोना पे सुहागा है, क्योंकि चंद्रमा से 11th में शनि का गोचर भी अच्छा फल देता है, और चंद्रमा से 11 में बृहस्पति का गोचर भी अच्छा फल देता है, और डबल ट्रांजिट हुआ है, तो इस पीरियड में आपका भाग्य खूब साथ देगा। जी सर। हाँ, ये जो 4 महीने है ना, आपके भाग्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। क्लियर? तो सर एक्वेरियस के लिए, हाँ, एक्वेरियस लगन के लिए आप देखें, जब एक्वारियस है तो 12th में हो गया ना, खर्चे बढ़ेंगे ना, आवश्यक खर्चे Yes, sir. बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर अनावश्यक खर्चे नहीं होंगे, आप खर्चे तो होंगे, आवश्यक खर्चे होंगे। कहीं इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई चीज की खरीदारी हो सकती है, कोई अच्छे कामों में पैसे खर्च हो सकते हैं, ये सब चीजों के लिए। सर अगर किसी का 8th हाउस में हो, तो 8th हाउस में क्या अच्छे फल मिलेंगे फिर? 8th हाउस में हो सकता है मृत्यु गुप्त का धन नाश मिल होगा। जाए, हाँ ससुराल जी। से पैसा मिल जाए, गुप्त धन मिल जाए, ससुराल से पैसे मिल जाए। ओके। तो गुरुजी अगर छठे में, चलो बाजी देख लेने हैं, ठीक ना। हाँ चलो रहने देने, फिर बाद में देखते हैं। ठीक है चलो ठीक। महेंद्र जी अपना ऑडियो बंद कर लें सर, आवाज आ रही सब। तो आप समझ गए, लेकिन यहाँ पर एक चीज हमको ध्यान देना है कि आगे आगे वाले पीपीटी पे हम आते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए शनि यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर आप अच्छा रंग से समझ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं
कि अब देखें गुरु का यहाँ पर दृष्टि आ रहा है और शनि का भी, तो गुरु और शनि का डबल ट्रांजिट 9th भाव पे हो रहा है, लेकिन शनि का और राहु का डबल ट्रांजिट 12th हाउस पे हो रहा है। मान लो राहु अभी वृष राशि में है, लेकिन हमने इसको मान लिया कि राहु मिथुन राशि में है, तो यानी कि यहाँ पे 12th हाउस के लिए बहुत ही बुरा है, क्योंकि सिर्फ बृहस्पति और शनि का डबल ट्रांजिट अच्छा होगा, लेकिन शनि और राहु का डबल ट्रांजिट हो रहा है, देन वेरी बैड। शनि और राहु का जो ट्रांजिट है वो बुरा फल ही देगा, डबल ट्रांजिट हो तो ज्यादा बुरा फल देगा, लेकिन शनि और बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो अच्छा फल देगा। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, शनि और बृहस्पति का ट्रांजिट डबल ट्रांजिट क्यों अच्छा फल देता है? बृहस्पति है ना, गुरु है, तो हमारे अंदर कुछ करने की एबिलिटी उत्पन्न करता है। गुरु हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा जाहिर करता है, और शनि ना उसके लिए मेहनत करता है। सिंपल सी बात बता दो, हमारे अंदर की जो सोच है ना, बड़े बनने की सोच, विजन, हमारा जो विजन है वो हमारा गुरु है, लेकिन उस विजन के लिए जो प्रयत्न है, उस विजन की दिशा के लिए जो परिश्रम है वो शनि है। एफर्ट्स। लेकिन शनि के अंदर विजन नहीं है, शनि के अंदर विजन नहीं है, और जुपिटर के अंदर परिश्रम नहीं है, और सफलता का सूत्र क्या है कि विजन प्लस एफर्ट, रियल एफर्ट इक्वल टू सक्सेसफुल। और विजन अलग चीज होता है और एफर्ट अलग चीज होता है। आईएएस बनने की सबकी ख्वाहिश होती है, लेकिन आईएएस वही बन पाते हैं जो सही प्रयत्न करते हैं। तो सही प्रयत्न शनि है, और हमारे अंदर सही विजन जो है, एक लक्ष्य जो है वो गुरु है। इसीलिए गुरु और शनि का डबल ट्रांजिट जिस भाव पे होता है ना, तो उस समय अंतराल उस चीज को पाने की हमारी इच्छा भी बढ़ जाती है, और उसके प्रति हम ईमानदारी पूर्वक प्रयत्न भी करने लगते हैं। तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी जी? लेकिन राहु और शनि का यदि डबल ट्रांजिट हो रहा है, तो राहु और शनि के अंदर विजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रयत्न है। बोलते हैं पानी में क्या बोलेंगे, घुसे मारना। तो भाई उससे क्या फर्क पड़ने वाला, मारते रहो, तुम्हारी जीवन बीत जाएगी, उससे क्या मिलेगा तुम्हें? हम लोग कहते हैं भूसे पे लाठी मारना, तो भूसे में लाठी मारोगे तो क्या मिलेगा? उसमें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तिल से तेल निकलता है, बालू से तेल थोड़ी निकालेगा, बालू से तुम तेल कैसे निकाल लोगे? तो तुम्हारा मेहनत भी सही दिशा में होनी चाहिए ना। तो शनि और राहु के अंदर मेहनत तो है, लेकिन दिशा नहीं है, इसीलिए ये हमेशा बुरा ही रहता है। चाहे जितना प्रयत्न कर ले, वो सफलता नहीं मिलती। लेकिन शनि और गुरु का जो परिश्रम है हमेशा अच्छा है। तो आज आपने डबल ट्रांजिट के में पढ़ा कि शनि और गुरु का जहां पर भी डबल ट्रांजिट होगा, चाहे वो दृष्टि से हो चाहे वो युति से हो, उस भाव के लिए अच्छा होगा। लेकिन यदि शनि और राहु का डबल ट्रांजिट होगा वो बुरा होगा, मंगल का ट्रांजिट भी बुरा होगा। तो अब आप समझ गए डबल ट्रांजिट का। यदि शनि और मंगल का हो तो ऐसे डबल, वो भी बुरा ही देगा।
वो भी बुरा ही देगा। शनि मंगल बुरा ही देगा, शनि राहु बुरा देगा, मंगल राहु भी बुरा देंगे। सिर्फ शनि और बृहस्पति अच्छा फल दे सकता है डबल ट्रांजिट में। तो और आपका शुक्र और गोचर, सर शुक्र और बृहस्पति, ये सब तो शुक्र तो 1 महीने का आता है, 1 महीने में क्या फल दे देगा, कोई ज्यादा फल देता नहीं है। सर जी गुरु और राहु, गुरु और राहु भी ज्यादा अच्छा फल नहीं देगा। सिर्फ शनि अच्छा फल दे सकता है बृहस्पति के साथ। राहु भी अच्छा फल नहीं देगा, लेकिन ज्यादा बुरा भी नहीं देगा। तो आज हमने ज्योतिष के अचूक नियम में पढ़ेंगे चतुर्थ स्थान का राहु। सर चतुर्थ स्थान चंद्रमा से या रहता है लगन से? सर लगन से या चंद्रमा से, ये क्लैरिटी नहीं है। गोचर खत्म, गोचर खत्म सर गोचर आपके खत्म हो गया। सर चतुर्थ स्थान लग्न से या चंद्रमा से? यहाँ पर अब लगन से ही होगा, कुंडली आ गया जी। तो अब कुंडली आ गया। अच्छा, अब चंद्रमा वाला फॉर्मूला खत्म। चंद्रमा वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ गोचर में ही होता है, बाकी सब जगह लगन कुंडली ही काम आती है। तो जैसे हम बोला चतुर्थ का राहु यानी कि लगन कुंडली में, लग्न का राहु माने लग्न से चतुर्थ स्थान का राहु घर से दूर उन्नति कराता है, जन्म स्तर से बहुत दूर ले जाता है और फिर वहां पर उन्नति कराता है। व्यक्ति अपने बदौलत संसार का सभी सुख सुविधाओं को अर्जन करता है, सिर्फ अपने जन्मभूमि से दूर रहता है। आप लोगों में किसी के चतुर्थ स्थान में राहु बैठा है? हाँ बैठा है आप लोगों में? तो बृहस्पति के साथ बच्चों के बैठा में है। बैठा है। हाँ बृहस्पति के साथ बैठा है। नहीं अकेला। नहीं सर, ये अकेला नहीं है। नहीं अकेला। सर अकेला जन्म में होगा तो भी रहेगा? नहीं, और कोई ग्रह के साथ आ जाएंगे तो उनका भी इम्पैक्ट आने लगता है ना फिर। नहीं सर, अगर जब दशम में अकेला होगा तो इस पे चतुर्थ पे दृष्टि आएगी, उसमें नहीं, दृष्टि से नहीं, चतुर्थ में होना चाहिए। अच्छा। ऐसे मैं 5 लोगों को भी देखा हूँ, एक तो मेरा ही राहु है जो चतुर्थ में बैठा है। तो इसलिए आप यहाँ पर आए दिल्ली में? हाँ, मैं जन्म से ही घर से दूर हूँ। जन्म हुआ तभी से मैं घर से दूर हो गया। 8-9 साल का था, 8 साल में ही घर से दूर हो गया। जब से फिर मैं घर गए नहीं। वही सर अगर शनि के साथ हो तो भी नहीं? जे अगर शनि के साथ हो तो भी नहीं ना? शनि के साथ हो तो श्रापित योग बन जाता है फिर। सर एक बार ये भी श्रापित कैसे explain कर दो क्या है? श्रापित कैसे सर? क्योंकि राहु, ये लिख लें, राहु और शनि की युति श्रापित योग बनाता है। कैसे सर? जब राहु और शनि एक साथ बैठते हैं ना कुंडली में, राहु और शनि जब भी कुंडली में एक साथ बैठते हैं जी, तो श्रापित योग बनता है। तो उससे क्या मतलब है? श्रापित से समझ नहीं आया सर। तो उससे मतलब होता है कि बहुत श्रेष्ठ नहीं है वो मतलब वो अच्छा योग नहीं है, वो दिक्कत करता है। किस तरह की दिक्कत सर? क्लियर नहीं हुआ। अब उसी जिस भाव से भाव related होगा ना? ना, चतुर्थ भाव में होगा ना, तो पारिवारिक माहौल के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, और 10वें में होगा तो? पद पोजीशन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो राहु और शनि का युति श्रेष्ठ नहीं होता है। तो ये तो सर राहु और मंगल होगा तब उनके साथ भी ऐसे ही होगा सर? जे राहु और मंगल होगा तब भी ऐसे ही होगा जो ये बोला है, वो भी श्रापित होगा? जे 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 नहीं, राहु और मंगल सर। राहु मंगल में नहीं होगा, अंगारक योग बनेगा। वो क्या बनेगा? अंगारक। अच्छा, हाँ, अंगारक योग बनेगा। तो उससे क्या होता है अंगारक में? अंगारक में व्यक्ति के अंदर गुस्सा ज्यादा आता है। गुस्सा ज्यादा आएगा, गुस्सा।
सर आप चतुर्थ में अभी राहु की बात कर रहे थे, तो हाँ, अगर चतुर्थ का सातवें- राहु तो उसको दूर नहीं करेगा घर से क्या उसको? हाँ, जो घर से गुस्सा तो लिखा तो हुआ कि अपने जन्मभूमि से दूर रहता है ना। नहीं, आपने बताया राहु चतुर्थ में है, मंगल के कारण गुस्सा हो गया है, तो पर वो क्या दूर रहेगा कौन, घर मैं से? समझा नहीं, आपने क्या बताया? मैंने ये बोला कि चतुर्थ में राहु है सर, हाँ हाँ जैसे आपने बताया कि पाप योग बनता है राहु और शनि का, हाँ, तो अकेला राहु हो ना तब पर सही। यार इसका मतलब कि वो जो पाप ग्रह है, श्रापित ग्रह है, उसको श्राप मिल गया, चलो वो घर से दूर हो गया, पर उसके बावजूद राहु ने उसको उन्नति करा दी। इसके बाद एक प्रश्न ये उठा, उसी क्वेश्चन को उसी हिसाब से उठाते हुए कि श्रापित के बाद ये मंगल ग्रह उसको गुस्सा दिलवाया पर घर से दूर भी कर दिया। नहीं, मंगल के साथ राहु हो ना तो अंगारक बनाता है। उसमें राहु का जो चौथे घर का जो कारण है उन्नति हाँ, कराना या दूर रखना, उसको वो नहीं करेगा। नहीं करेगा, करेगा लेकिन अच्छा उसकी करे, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा ना। यदि चतुर्थ का राहु था, घर से दूर रखा, लेकिन दूसरे जगह जाके घर तो बना लिया ना, अपने पैतृक संपत्ति से दूर जा करके उसने बहुत बड़ा घर बना लिया, सारे के सारे सुख हासिल किया, लेकिन वही अंगारक और श्रापित हो जाने के बाद वो बाहर भी उतना तरक्की नहीं कर पाता है ना। पहले तो घर से तो निकल गया, लेकिन बाहर तो घर नहीं बना पाता ना वो। हाँ, वो तो नहीं। पाप ग्रह जो है वो नुकसान ही करेंगे। हाँ, अंगारक योग में थोड़ी सी नुकसान होता है, और श्रापित में हो तो, अकेला हो तो फिर वो तरक्की कर लेता है। डन, ठीक ना? जी सर। सर साथ में और अच्छे ग्रह बैठे हों, सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा, तो भी क्या बाहर जा राहु सकता एक है? ऐसा ग्रह है ना कि वो जिस ग्रह के साथ बैठता है ना अलग अलग रूप धारण करता है। तो हम सिर्फ राहु के अलग अलग ग्रहों के साथ देखो, राहु सूर्य के साथ और चंद्रमा के साथ होता है ना तो ग्रहण योग बनाता है। ग्रहण योग का फल आपने अलग से पढ़ाया भी आपको। वही राहु मंगल के साथ होता है तो अंगारक योग बनाता है, जो कि अंगारक योग का भी आपको फल मैंने ऊपर बताया था। वही राहु गुरु के साथ होता है तो चंडाल योग बनाता है, वो भी आपने पढ़ा। वही राहु शुक्र के यदि साथ, शनि के साथ शुक्र के साथ लक्ष्मीहीन योग बनाता है। कौन सा? लक्ष्मीहीन योग, दरिद्र योग बनाता है। शुक्र के साथ बैठने से? हाँ 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 हाँ। तो राहु अलग अलग ग्रहों के साथ बैठ करके अलग अलग फल देता है। तो जब युति राहु की चेंज होती है तो सब कुछ चेंज हो जाता है ना। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि राहु ये फल, राहु का एक अलग फल है, राहु का फल बहुत ही डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा। सर 9th का राहु तो अच्छा करता है ना? हाँ हाँ, 9th का राहु यदि अकेला हो और उसके लॉर्ड अच्छे स्थिति में हो, 1-5-9 से संबंध करती हो तब अच्छा फल देगा। और उसके लॉर्ड यदि अच्छी स्थिति में नहीं हो, 1-5-9 से संबंध नहीं करे तो फिर बहुत बुरा फल दे देता है राहु। सर अगर जो पंचम के साथ भी ऐसे ही होता है, नहीं तो पितृदोष उत्पन्न कर देता है। लेकिन तो एक ये प्लस राहु का पॉइंट है, चौथे घर से रहना, 1-5-9 ये का 1-5-9 का जो राहु है ना, अपने हाँ, दशांतर में सदैव अच्छे फल ही देते हैं। सर क्या बोला? चौथे स्थान का राहु जो है घर से दूर ही क्यों रखता है? ऐसा ये क्या क्योंकि कारण है वो सर? पृथकता का कारक होता है। शनि बैठ गए, राहु हो गया ना, मंगल हो गया ना, ये पृथकता का कारक होता है। ये तो व्यक्ति ये लोग अपने से हट करके कोई दूसरा काम करना चाहते हैं। तो सर 9th का राहु पिता से अलग करता है? हाँ, पिता से मतभेद रखता है। 9th का जो राहु होता है, हम्म। अगर जो स्कॉर्पियो इसका वृश्चिक लगन हो, उसमें 4 नंबर राशि आएगी और चंद्रमा पंचम में बैठा होगा, तो 9th दृष्टि चंद्रमा को भी देख रहा है वहां से, हाँ, तो राहु उसका फिर माता पिता के साथ, दोनों के साथ उनका असर रहेगा। अब क्या चंद्रमा मंगल और बृहस्पति के साथ संबंध कर रहा है? नहीं सर, तो फिर वो बुरा फल देगा। तो बुरा देगा फिर वो। हाँ, तब तो बुरा ही देगा। यदि चंद्रमा मंगल और बृहस्पति से संबंध करता हाँ जी, हाँ तब जी। बहुत अच्छा फल दे देता, फिर यहाँ के राहु अच्छा फल दे देता।
वो कंडीशन है वहां पर। 1-5-9 में राहु है ना, बहुत जी सारा जी। कंडीशन है। 1-5-9 में राहु हो तो अच्छा फल देता है, क्या बोला सर? हाँ, मोटा मोटी अच्छा ही देता है, मान के चले। सर लेकिन अगर मंगल के साथ हो तो अंगारक बनाता है पहले घर पे, हाँ, अंगारक ही बना देगा, फिर तो बुरा फल देगा, फिर बुरा फल देगा। फिर बुरा दे देगा, फिर उसके बुद्धि को तो भ्रष्ट पहले कर घर में भी होने के बावजूद बुरा फल दे देगा। हाँ 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 हाँ, गलत डिसीजन सर दिलवा इससे एक देगा। बात पूछनी थी, चतुर्थ घर में तो अगर किसी लड़की की स्थिति कुंडली में राहु चौथे घर में हो तो उसकी शादी उसके जहां उसने जन्म स्थान लिया वहां से नहीं होगी, ये मंजूर है या ऐसा ये हो पहले से सकता ही हो होगा ये सर? सकता है, ऐसा हो सकता है, आपने एकदम सही कहा। हम्म। हाँ, यदि लड़की की कुंडली है तो चतुर्थ में राहु है, तो हो सकता है उसकी शादी जन्म स्थल से दूर हो। जन्म स्थल से दूर हो। हाँ, सर ज्यादातर जन्म स्थल से दूर ही होती है लड़कियों की शादी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सर 90% ऐसा ही है, अगर जो पहले जैसे नहीं, होता जो था। दिल्ली में जन्म ली है तो उसकी शादी दिल्ली से ही होती है, ऐसी कोई बात सर नहीं। ये अब तो सर बड़ी सिटी हो गई है ना, सब लोग ऐसे आ गए, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था ना। दिल्ली वाले का कहीं और हो रहा है, किसी का कहीं हो रहा है, ऐसे था। नहीं, इनका 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 कहने का मतलब वो समझे, ये शादी की कह रहे हैं, शादी जन्म स्थल से दूर होती है। जी मतलब जी। कहने का मतलब जहाँ पे जन्म लिया वहां से डोली नहीं उठती, कहीं और से थोड़ा हट उठ के डोली उठती है। जैसे जन्म लिया उसने दिल्ली में और शादी हो रही है उनकी जयपुर से या मुंबई से शादी हो रही है, ये उनका था, यही था ना सर? जी सर, अब इसमें थोड़ा सा यही प्रश्न पूछना चाहते हैं हाँ हाँ। कि वो डिस्टेंस जो आपने बताया था, याद होगा आपको, हम्म। क्या वो राहु का डिस्टेंस भी बताता है? कोई डिग्री से डिस्टेंस भी क्रिएट करेगा? ये फॉर एग्जांपल शादी अमेरिका में होगी, फॉर एग्जांपल दिल्ली से गुड़गांव में हो जाएगी, वो फॉर जब एग्जांपल बताता कुछ है भी। ना कि वो जो 7th लॉर्ड बैठा कहाँ पे है, यदि 7th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हो ना, तो फिर शादी जन्म स्थल से बहुत दूर होती है। पर मैं राहु से कंसर्न कर रहा हूँ सर, राहु से यदि कंसर्न कर रहा हूँ मैं उससे हाँ, नहीं कंसर्न कर रहा हूँ। नहीं, ये सिर्फ राहु से नहीं होगा। ओके, अच्छा। हाँ, और उसका शादी कहाँ होगा, ये सप्तम को भी लेना पड़ेगा ना। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि राहु से हम सिर्फ उसके लिए शादी की जो बात आती है तो सप्तम सप्तमेश और कारक को भी इन्वॉल्व मुझे करना ही पड़ेगा। सिर्फ मैं मान गया राहु सर। से तो शादी का कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि राहु तो शादी का कारक भी नहीं है ना। जी। हम इसलिए बता दिया कि चलो चतुर्थ स्थान में राहु बैठा है तो हो सकता है लड़की की कुंडली है तो उसकी शादी या वो भी घर अपने जन्म स्थल से दूर आ जाए, तो हो सकता है शादी थोड़ी सी जन्म स्थल से दूर से वो हो सकती है, ये हो सकता है, ठीक ना। अब ठीक। आपने योग के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ लिया, गोचर के बारे में भी आपने अच्छे ढंग से पढ़ लिया, और दशा के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको ज्ञान हो चुका है। कुंडली का जब हम फलादेश करते हैं, जब दशा योग और गोचर हम तीनों को मर्ज करते हैं, तब जाकर के हमारे फल के अंदर एक मिठास आता है और सही एक्चुअल फलादेश पे हम पहुंच पाते हैं। अब अगला जो हमारा प्रश्न है सर टॉपिक इसमें, है, हम ये प्रश्न है पढ़ेंगे। सर उसमें, गोचर के लिए एक प्रश्न रह गया था, पूछना हाँ था सर गोचर में, हाँ हाँ पूछ सकता हूँ सर? हाँ, बोले। सर अगर डबल गोचर इफेक्ट कर रहा है, मान लीजिए बृहस्पति और शनि का गोचर भी उसमें भाव पर कर रहा है और राहु और शनि का भी कर रहा हो, तब कैसा इफेक्ट आएगा? तब तो अच्छा ही आएगा। यदि बृहस्पति और शनि का गोचर हो रहा है, ऐसे में राहु सपोर्ट कर रहा है, फिर अच्छा ही आएगा। ट्रिपल ट्रांजिट हो गया ना फिर वो ट्रिपल ट्रांजिट हो गया हाँ, या अच्छा ही देगा। डबल क्रॉस हो गया सर? वो क्रॉस नहीं कर सकते नहीं उसको, नहीं दो नहीं, अलग जो अलग? जो जहां पर जुपिटर और बृहस्पति यदि एक साथ ट्रांजिट कर रहे हैं, वहां पर भूल के भी आपको क्रॉस नहीं देना है, वहां पे हमेशा वो प्लस ही देना है, वहां पर माइनस नहीं होगा। और राहु भी दे रहा है तो डबल प्लस हो जाएगा फिर। सर इसमें मेरा एक और सवाल है सर, दशम भाव में शुक्र के साथ राहु बैठा हो तो क्या होगा सर? नेटल चार्ट में या गोचर में? सर नेटल चार्ट में, नेटल दशम भाव में शुक्र के साथ अगर राहु बैठ जाए तो?
राहु गलत ही होगा, गलत ही होगा, अच्छा नहीं होगा। वो लक्ष्मी वाला वो हो जाएगा सर, योग जो बता रहे थे अभी हम लोग। नहीं, वो दरिद्र वाला हो जाएगा ना। राहु राहु शुक्र वो दरिद्र वाला योग करता है ना, धनहीन वाला, लक्ष्मी वाला नहीं करता। राहु शुक्र गलत योग बनाता है ना। ठीक सर, राइट, थैंक सर आप चतुर्थ के बाद अष्टम पे आ रहे थे सर, अष्टम का रह गया। अष्टम में राहु, अष्टम का वो अष्टम का राहु बुरा स्क्रीनशॉट फल ही देता है। कुछ लिखा हुआ था, वो कहीं कहीं फल अच्छा देता है, वो पढ़ रहा था मैं पिछली स्लाइड में। हम चलो इधर आ गए। अब देखना अगला क्लास जो हमारा होगा ना, वो भाव भावेश और कारक पे होगा, क्योंकि अब हम टाइम ऑफ इवेंट की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे। उधर बढ़ने से पहले एक चीज है, अष्टक वर्ग, उसका भी ज्ञान मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि अष्टक वर्ग भी एक पद्धति अष्टक है। वर्ग है ना कि अष्टम भाव। सर एक चीज पूछना चाह रही थी, हाँ। अभी आपने बताया राहु और शुक्र एक साथ बैठे हो तो अच्छा नहीं होता, लेकिन साथ में 2-3 ग्रह और बैठे हो तो तब तो अलग अलग फल होगा। तब तो अलग फल होगा जी ठीक है, थैंक यू सर। अब यहाँ पर हम एक अष्टक वर्ग पद्धति के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। ये पद्धति प्रासर ने ही बनाया है, लेकिन ये पद्धति बनाते समय प्रासर ने क्या कहा? सर बाकियों को बोलिए म्यूट कर लेंगे प्लीज। हाँ, आप लोग जो म्यूट कर ले, जिनको क्वेश्चन करना है वो कर सकते हैं। अरुण जी की आवाज आ रही बीच में सर। तो अच्छा सॉरी सर। हाँ, वो बंद कर ले, अपना म्यूट कर लीजिए सब लोग। तो अष्टक वर्ग के बारे में क्या हुआ कि जो प्रासर के शिष्य लोग थे, उन्होंने ये ज्योतिष शास्त्र पढ़ने के बाद जो पूरा उनको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो गया, तो सभी शिष्यों ने प्रासर जी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, ग्रहाणाम तत् फलानाम च निश्चयो अप्यति दुस्तरः कलौ विशेषतः अल्पज्ञानानां पापिनां कृते यतत् मति विज्ञेयं शास्त्रं तद्ब्रूहि मे त्वतः लोकयत्र परिज्ञान मायुषो निर्णय यतः। उन्होंने कहा कि ग्रहाणाम तत् फलानाम च, प्रासर से उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने ग्रहों की कॉम्बिनेशन से इतना बड़ा जो शास्त्र आपने बता दिया, जिसका कॉम्बिनेशन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फल हो रहा है। कलयुग में तो व्यक्ति एक कॉम्बिनेशन को याद करके और 1000-2000 कॉम्बिनेशन याद करके तो बड़ा इंजीनियर और बड़ा डॉक्टर बन जाते हैं। यहाँ पर हजारों लाखों कॉम्बिनेशन याद करने के बाद भी हम सही फलादेश करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। निश्चय अपि अति दुस्तरः, तो पूर्ण कलयुग में जो अल्प ज्ञानी, कलौ विशेषतः अल्प ज्ञानी, अल्प ज्ञाना नाम, उन्होंने पता था कलयुग में तो अल्प ज्ञानी होंगे, उनको लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशन उनके दिमाग में नहीं रहेगा, सब बुद्धिहीन हो जाएंगे, काम यंत्र किया करेगा। कंप्यूटर की जमाना और यंत्र की तकनीक इतनी हाई प्रोफाइल में हो जाएगी कि बुद्धि का जो नेचुरल इंटेलिजेंस है वो खत्म हो करके सारा का सारा जो चीजें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चला जाएगा। ऐसे में अल्प ज्ञानियों के लिए ये जो शास्त्र है वो अति दुष्तर, उनको जीवन में कभी समझ में आने वाला नहीं है। हे प्रभु, हाँ, अल्पमति विज्ञेयम, उन अल्पमतियों के लिए, कम बुद्धि वालों के लिए, विज्ञेयम शास्त्रम तद्ब्रूहि मे त्वतः, कुछ अलग शास्त्र या कुछ अलग तरह से फलादेश करने की तकनीक बताएं, जो कि कम पढ़े लिखे ज्योतिषी अल्प बुद्धिमान मता वाले व्यक्ति को भी फलादेश करने के बारे में थोड़ी बहुत ज्ञान हो जाए।
तभी लोक यात्रा परिज्ञानम आयुषो निर्णयतः, तभी उनका भी कल्याण हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। तो प्रासर उवाच, प्रासर ने कहा साधु पृष्ठ त्वया ब्रह्मण निखिलम तद ब्रवीते लोकमापुपकाराय शृणुत्वं सुसमाहितः। सर आपकी आवाज आ रही है अरुण जी, बीच में सुनाई नहीं दे रहा। लोकानाम उपकाराय मतलब लोगों के उपकार के लिए तूने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, उसका मैं तुमको आंसर दे रहा हूं। तो उस सब के लिए, अल्प ज्ञानियों के लिए प्रासर जी ने अष्टक वर्ग पद्धति का एक आविष्कार किया, और अष्टक वर्ग पद्धति में उन्होंने कम समय में और फलादेश की बृहद ज्ञान देने की उन्होंने कोशिश किया। और यहाँ पर उन्होंने एक अच्छा 2 पार्ट बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव, बस 2 चीज बताया। पॉजिटिव के लिए हमने यहाँ पर रेखा को मान लिया, और नेगेटिव के लिए हमने यहाँ पे बिंदु को मान लिया। अब फलादेश जो निकला, ये देखिए अष्टक वर्ग की ये चक्र है। यहाँ पे शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, सभी ग्रहों की लगन का 8 वर्ग है अष्टक, इसीलिए इसका नाम दिया अष्टक वर्ग, क्योंकि 8 वर्ग है। देखो शनि का है, यहाँ पर शनि का है, शनि का है, बृहस्पति का है, मंगल का है, सूर्य का है, शुक्र का है, गुरु बुध का, चंद्रमा का और लगन का, ये 8 है। तो 8 को इस तरह से हम कुंडली बना करके बताते हैं, जो कि आपको दिख रहा है ना, अष्टक वर्ग बोलते हैं। और इस तरह से हम इसको भिन्नाष्टक वर्ग में डाल देते हैं, जो कि ऐसे दिखता है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करोगे ना, वहां पे अष्टक वर्ग वो लिखा रहता है, ठीक ना। इस अष्टक वर्ग को हम ऐसे भी कुंडली में दिखाता है कि भाई अष्टक वर्ग है, यहाँ पर लगन को 33 अंक मिला, सेकेंड हाउस को 29 पॉइंट मिले हैं, ये पॉइंट मान लो। हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट लिखा है, नेगेटिव पॉइंट को हमने यहाँ से हटा दिया। अब देखो टोटल पॉजिटिव पॉइंट कितने हो सकते हैं, 8 वर्ग है। तो 8 वर्ग जो है, तो 8 × 64। हेलो सर, नमस्कार सर, क्लास में था, विशेष बात है। तो 8 वर्ग है, तो 8 यदि लगन को 8 पॉइंट देंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 × 64। तो एक किसी भाव को 64 पॉजिटिव पॉइंट मिल सकता है। तो 64 में से इसको मिला कितना, 33, इसको 29, इसको 33, इसको 35, 30, 41, 29, 28, 30, 39, 33, 26। अब एक हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो मिड का जो वैल्यू आता है वो हमारा आता है 32। तो किसी भी भाव को यदि 32 पॉइंट्स मिलता है, तो मान के चलो वो भाव बलवान है, उस भाव के अंदर दम है। और 32 से जितना कम मिलता जाता है, उतना ही उस भाव के अंदर निगेटिव पॉइंट है। और 32 से जितना मिलता है, अब देखो इसको 6 भाव को मिला 41, बहुत है, यानी कि नॉर्मल इसको 32 मिलना चाहिए, लेकिन जब 41 मिला है तो समझो कि इसका 6 हाउस बहुत ही पॉजिटिव है। नौकरी 12th हाउस इसका मात्र 26 है,
तो इसको 12th हाउस बहुत ही बुरा है। तो यानी कि यहाँ पर आपने ऊंच नीच ग्रहों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। इस पद्धति से आपको 2 मिनट के अंदर ही किसी भी भाव के फल कहने में तुरंत वो मिल जाएगा, आपको सहायता मिल जाएगा। अब बताओ इसको जो सेकेंड हाउस है यहाँ पे 29 मिला है। अब बताओ सेकेंड हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? फैमिली, फैमिली, को, परिवार। तो यानी कि इसके परिवार, परिवार में पैसा, प्रॉब्लम होगा, फैमिली में प्रॉब्लम वाणी। होगा, फाइनेंस हाँ में जी। प्रॉब्लम होगी, वाणी में कमी होगी। लेकिन इसके 6 हाउस को 41 मिला है। अब 6 हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सर नौकरी है, नौकरी में 2 मिनट के अंदर इसको नौकरी मिलेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाएगा, कंपटीशन में अच्छा करेगा, 2 मिनट के लिए इसको लोन मिल जाएगा, किसी भी कंपटीशन में सफलता हासिल कर लेगा। तो जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट से इसके सारे के सारे फल निकल जाते हैं। क्लियर हुआ जी आप सर। लोगों को? सही है। दशा सर, इससे इस पे दशा वगैरह का कोई असर नहीं होता? दशा वशा का सबका असर होगा, हम धीरे धीरे वहां पर भी आएंगे। लेकिन अच्छा ये सर। बताएं, इस पॉइंट को देख करके आप इसके फल को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? सर एक चीज बतानी थी। हाँ सर मेरे ख्याल से यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि जो आप 32 पॉइंट कह रहे हैं वो लगन मिला के है। कई सॉफ्टवेयर लगन हटा के नंबर बताते हैं। देखिए, आप जब सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो कितने अष्टक वर्ग में ना लगन के बिंदु को लेते हैं और कितने लगन की बिंदु को लेते नहीं है। सर जैसे आपने यहाँ पर हमें देखिए, सिखाया नहीं, लगन की डिग्री से कैलकुलेट करना हमें आता नहीं, आपने सिखाया नहीं अभी हमें। आप इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता क्या है? सारा का सारा कैलकुलेशन करके कंप्यूटर आपको देता है। नहीं सर, आप आप कह रहे थे ना लगन की डिग्री बताएंगे, लगन की डिग्री क्या होती है, हमें नहीं मालूम। यहाँ पे लगन की डिग्री क्यों आ रही है? यहाँ पे लगन की डिग्री से कोई आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, यहाँ पर ये आपको सिर्फ देखना है कि ये जो पॉइंट है, अब देखो ये सूर्य ने मेष राशि को 5 पॉइंट दिया। अब सूर्य मेष राशि को कितना पॉइंट दे सकता था? 8 दे सकता था 8 कि नहीं दे सकता था? 8 दे सकता था सर। तो अष्टक वर्ग है, तो इस अष्टक वर्ग में ने सूर्य ने मेष राशि को 5 पॉइंट दिया, वृष राशि को भी 5 दिया, मिथुन को भी 5 दिया, कन्या को भी 6 दिया, तो इस तरह से मीन को भी 2 पॉइंट दिया। तो इस तरह से आपने सारे के सारे ग्रहों की पॉइंट आपको यहाँ से दिख रहा है। कैसे दिया सर ये बताइए ना सर। हाँ, कैसे दिया ये 5 पॉइंट? ये 5 पॉइंट के पीछे कैलकुलेशन होता है और बहुत हार्ड कैलकुलेशन है। आप कैलकुलेशन मत पढ़े, आप डायरेक्ट कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे ना, जैसे कि सर ये एक नॉलेज की चीज है सर। आपने वो 0101 दिखाया ना, तो लग रहा है कि जैसे ज्योतिष शास्त्र जो है कंप्यूटर की जो भाषा है उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। हाँ, 0101 से तो कंप्यूटर ही करेगा। नहीं, भाषा भी, लैंग्वेज। लैंग्वेज भी कंप्यूटर में भी हमको डाल देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में। पॉजिटिव को हम 1 डाल देते हैं, नेगेटिव में हम 0 डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, बिंदु और रेखा लिखा है ना, और वो भी हमको समझने वाली बात है। कंप्यूटर को चाहे हम पॉजिटिव में 1 बता दें तो 1 को पॉजिटिव ले लेगा, यदि नेगेटिव 1 को बताएंगे तो 1 नेगेटिव को ले लेगा। कंप्यूटर के अंदर बुद्धि की कमी होती है थोड़ी सी, हम जो बताते हैं वो लेता है, लेकिन हम यहाँ पर पॉजिटिव को लेकर के बता रहा हूँ, जैसे कि हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको सिखाना चाह रहा हूँ। सर इसमें फिर लगन को लें या ना लें? आप ले सकते हैं। अब देखें, मैं आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अब एक कुंडली है। आप लोग अपनी कुंडली बताएं, कौन बताएंगे? महेंद्र जी बताइए, अपनी कुंडली बताइए। नहीं सर, मैं एक दूसरी कुंडली बताता हूँ। हाँ, 24/12/1996। 24 दिसंबर
1996 96 दिन में 12 बजे दिन में 12 बजे दिल्ली। दिन में 12 बजे दिल्ली। ये कुंडली मैं भेजूंगा सर, बड़ी श्रेष्ठ कुंडली है, ये बन जाएगी तो पता लग जाएगा, इससे अंदाजा हो अब जाएगा। कहाँ पे जन्म हुआ इनका? दिल्ली का? दिल्ली जी। अब देखें, अब ये क्लियर हो गया ना? हाँ जी। अब हम कुंडली बन गई जी। हमने यहाँ पर आए, देखो यहाँ पे लिखा है ना अष्टक वर्ग, लिखा है ना यहाँ पे अष्टक वर्ग। हाँ जी, हाँ जी। अष्टक वर्ग पे हमने क्लिक किया तो देखो आ गया यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम यहाँ पे देखें लगन भी लिया ना, लगन हाँ जी। यहाँ पे लगन लिया ना, हम लगन हटा भी सकते हैं, हम जोड़ भी सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर लगन को जोड़ता है और कोई सॉफ्टवेयर लगन को नहीं जोड़ता है। जी। कोई सॉफ्टवेयर लगन को जोड़ता है, कोई नहीं जोड़ता। जैसे कि हमने लगन को जोड़ दिया और हटा दिया, बाय डिफॉल्ट आप उसको हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। लेकिन सिर्फ फर्क कितना रहे, यदि हम लगन को हटा रहे हैं ना तो अष्टक वर्ग नहीं रहेगा, फिर सप्तक वर्ग बन जाएगा ये, क्योंकि फिर साथी बन जाएंगे ना। हम तो 8 ले रहे हैं, तो 8 जब लेंगे जब अष्टक वर्ग होगा तो 8 लेंगे। जी जी। तो जब हम 8 लेंगे तो हमको एक भाव को मैक्सिमम 64 अंक मिलेगा। लेकिन यदि हम लगन को हटा देंगे और 7 लेंगे तो फिर एक भाव को हमको मात्र कितना मिलेगा? 7 8 7 56, तो 56 ही मिलेगा। ये चीज याद रखें। तो 56 का आधा 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यदि हम लगन को हटा देंगे और ये हम कुंडली में चलते हैं, जैसे कि हम लगन को हटा करके हम कुंडली में आ गए, ये देखो आप कुंडली देख रहे हैं, तो लगन को यहाँ पे 26 पॉइंट ही मिला। लेकिन यदि हम यहाँ पर लगन को लेकर के हम आ रहे हैं तो देखो 32 पॉइंट मिला। तो एक चीज मुझे थोड़ी सी फलादेश करते समय याद रखना है कि अष्टक वर्ग पद्धति का फलादेश करते समय जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं तो वहां पर एक बार हमको चेक कर लेना होगा कि यहाँ पर जो अष्टक वर्ग पद्धति में लगन को लिया है या नहीं लिया। यदि लगन को लिया होगा तो हम 32 के अकॉर्डिंग फलादेश करेंगे मिड वैल्यू मान करके, और यदि लगन को नहीं लिया होगा तो फिर हम 28 पॉइंट ही मान के बात करेंगे। लगन को 28 में ही हम फलादेश करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंट है। अब लेकिन लगन को लेकर के ही फलादेश करना चाहिए। सभी ऋषियों ने, पराशर ने तो लगन को लेकर के ही फलादेश किया है। एक्चुअल होता क्या है सर, मैं बता दूं कि पृथ्वी पर ऊपर से पड़ने वाले सभी ग्रहों का इम्पैक्ट क्या हो रहा था जब व्यक्ति ने जन्म लिया, ऐसे सभी ग्रहों का मानना है ऋषियों का। लेकिन कुछ ऐसे ऋषियों का भी मानना है भाई पृथ्वी का भी तो अपना एक प्रभाव होगा, उस प्रभाव को भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। प्लस उसके ऊपर जो भी ग्रह जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, प्लस पृथ्वी का क्या इम्पैक्ट है, फिर जाकर के हम एक किसी कैलकुलेशन पे पहुंचेंगे। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, संविधान है, अंग्रेजों का देन है। अब ये बताओ उस संविधान के अंदर भीमराव अंबेडकर का कुछ सही योगदान है या नहीं है, मुझे बताओ। योगदान तो है जी उसका। योगदान तो है ना। उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई थी कि नहीं लगाई थी? बिल्कुल जी। अब ऐसा नहीं है कि जब संविधान बन रहा था तो जितने सदस्य थे वो सब लोग की बुद्धि थी उसमें, प्लस भीमराव अंबेडकर की भी बुद्धि थी, प्लस पहले से जो संविधान चला रहा था उनकी बुद्धि थी।
उनका भी था सर। मर्ज करने के बाद एक एक पुस्तक बनी हमको जीने के लिए। तो कितने लोग ये मानते हैं कि नहीं जी भीमराव अम्बेडकर का इसमें कोई अपना नहीं है, जो सबने कमेटी ने डिसाइड किया वो चीज एज इट इज उन्होंने रख दिया। तो कितने लोग ये मानते हैं कि भाई जो ऊपर से सभी ग्रहों का जो प्रभाव आ रहा था वो एज इट इज उस व्यक्ति के साथ हो गया। कहा कि नहीं भी वहां की भी जो इम्पैक्ट थे उसका भी असर उसके ऊपर पड़ा। तब लेकिन मेरा ये मानना है, अपना ओपिनियन में बता रहा हूँ कि पृथ्वी का भी अपनी असर है, यानी कि संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी कुछ ना कुछ तो रहा, आरक्षण तो 100% उन्हीं का है, और कुछ तो रहे या न रहे। तो इस तरह पृथ्वी के भी इम्पैक्ट उस व्यक्ति के ऊपर रहता है जो व्यक्ति इस पृथ्वी पे जन्म लेता है, प्लस ऊपर के ग्रहों का भी इम्पैक्ट रहता है। तो टोटल 8 इम्पैक्ट हो गए। उन 8 इम्पैक्ट में से हम चेक करेंगे कि आखिर रियल में कितने लोगों ने उस व्यक्ति को पॉजिटिव ऊर्जा दिया है और कितने ग्रहों ने उस व्यक्ति को नेगेटिव ऊर्जा दिया है। तो 8 में से यदि 5 ग्रह भी उसको पॉजिटिव ऊर्जा दे देते हैं तब उसकी हम बहुमत मान लेते हैं। जैसे कि आप टेबल में देखें, लगन ने मेष राशि को 2 पॉइंट ऊर्जा दिया, यानी कि 2 ऊर्जा मिला है। तो मेष राशि के अंदर कहीं ना कहीं लगन का 6 नेगेटिव पॉइंट है। तो यदि 2 पॉजिटिव पॉइंट को यदि माइनस भी करते हो तो -4 नेगेटिव पॉइंट है मेष राशि के ऊपर। चलो अभी हम लगन को हटा करके ही समझा रहे हैं। जैसे सूर्य की हम लेते हैं, सूर्य ने ना मेष राशि को 6 पॉइंट पॉजिटिव दिया है। जब 6 पॉजिटिव दिया है तो नेगेटिव कितना है? 2। तो यानी कि मेष राशि को सूर्य ने 100% पॉजिटिव दिया है। वृष राशि को 4 दिया है, लेकिन वही जो कर्क राशि है उसको देखो पॉजिटिव 2 दिया है, यानी कि वहां पर नेगेटिव 6 है। तो यानी कि इस व्यक्ति के लिए जब सूर्य मिथुन राशि और कुंभ राशि से ट्रांजिट करेगा, अब ये जो महेंद्र जी ने इस व्यक्ति को बताया है, सूर्य कर्क राशि में जाता है 14 जुलाई को। सर वैसे मैं एक करेक्शन कराऊंगा इसमें। हाँ, इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना 24/14 है जी, क्योंकि ये लड़का भी IAS का किया है इसने। हाँ हाँ तो आपने 24 बताया था उस समय। हाँ मेरे से गलती से 24 निकला, 14 है इसकी डेट, मैंने भी चेक आप देख ले, बाद 14 में ठीक कर लेंगे। अब इसको पढ़ ले। अब यहाँ पर ये जो मिथुन राशि कर्क राशि को सूर्य ने मात्र 2 पॉइंट दिया है। अब सूर्य मेष राशि में कब आता है? 14 जुलाई, 15 जुलाई को आता है। और कर्क राशि में रहता है 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक। तो यानी कि वो जो समय सूर्य इसके लिए बहुत ही बुरा है। प्रत्येक साल इसको 14 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त के बीच प्रॉब्लम आएगी। फिर कुंभ राशि में सूर्य कब जाता है? 13 फरवरी को। 13 फरवरी से, क्योंकि 14 जनवरी को तो मकर में आता है, 15 जनवरी को आपको मकर संक्रांति आप लोग मनाते हो ना, तो 15 जनवरी को सूर्य मकर में आता है। तो कुंभ में कब जाएगा? 13 फरवरी को। तो 13 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक सूर्य कुंभ में रहता है। तो यानी कि क्लियर हो गया कि इस व्यक्ति का जीवन 15 जुलाई से 15 अगस्त और 13 फरवरी से 15 मार्च तक इसका नेगेटिव समय है, बुरा टाइम है। दूसरा सबसे बढ़िया टाइम कब है? जब सूर्य मेष राशि में जाएगा। सूर्य मेष राशि में कब जाता है? कौन बताएंगे? 15
सर अप्रैल में। हाँ 15 अप्रैल। ये जो पंजाबी लोग होते हैं ना, पंजाबी लोग वो बैसाखी मनाते हैं, आप याद कर लो। यस सर। वो बैसाखी वो क्यों सभी बोल मनाते हैं? क्योंकि उनकी नया साल होता है, ऐसे उनका मानना है। हाँ, सिख संप्रदाय के लोग। और उनका सर नया पंजाबी साल में। सूर्य से होता है। जब सूर्य मेष राशि में जाता है, वही 13-14 अप्रैल को तो बैसाखी मनाते हैं और नया साल अपनी मनाते हैं। तो याद करने के लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ। हाँ, तो यानी कि वहां पर 6 अंक मिला इसको। तो 6 का मतलब क्या है कि जब सूर्य मेष राशि अप्रैल के महीने, इसके लिए 15 अप्रैल से 15 मई तक का समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। फिर तुला राशि में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, इसका टाइम बहुत ही बढ़िया रहेगा। अभी सूर्य वृश्चिक राशि में है, 3 पॉइंट मिला है, बुरा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम फलादेश निकाल लेंगे गोचर का। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नैसर्गिक आप जो गोचर का जो फलादेश करते हैं ना, तो उस समय आपके बारे में कोई कह रहे थे गुरुजी शनि की 7.5 अच्छा फल देगा, बुरा फल देगा। सर शनि की 7.5 रियल में उसके कुंडली में शनि के अष्टक वर्ग पे डिपेंड करता है। यदि उसकी कुंडली में जैसे आज शनि मकर राशि में है, तो आप इसका चेक करो, शनि जो मकर राशि में है 4 पॉइंट दिए हैं, यानी कि मीडियम दिए हैं। जब शनि कुंभ राशि में जाएगा तो 1 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे 7 नेगेटिव पॉइंट है। कि जब इसका शनि की जो गोचर होगा ना, वो 2.5 साल के लिए शनि इसको रुला देगा, चाहे वो चंद्रमा से 11th हाउस में हो, चाहे वो 3rd हाउस में हो, चाहे उसके ऊपर शनि की 7.5 आ रही हो। इसका जब जब भी कुंभ राशि का चंद्रमा आएगा, शनि आएगा 30 साल बाद, जब तब इसके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इंडिविजुअली गोचर मत देखो, इंडिविजुअली अष्टक वर्ग के अनुसार हम फलादेश करते हैं। गोचर तो नॉर्मली सबका एक साथ होता है, जितने भी अब मकर राशि वाले हैं सब पर शनि की 7.5 चल रही है, सब पर। लेकिन कितने मकर राशि वाले फल फूल रहे हैं, कितने मकर राशि वाले डाउन फ्लो पे हैं, तो उसकी कुंडली में अष्टक वर्ग में शनि को मकर राशि में कितना अंक मिला है, वो डिपेंड करेगा कि उसकी शनि की गोचर जो है, बृहस्पति का जो गोचर है, यहाँ पे बृहस्पति का जो गोचर है, वो भी यहाँ सबका अष्टक वर्ग का यहाँ पे दिया हुआ है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, तो सबका जो अष्टक वर्ग है उसका जो फल है आप चेक कर सकते हैं। वहां से आप इसका इंडिविजुअली फलादेश कर सकते हैं, ठीक ना। अब बताएं, अष्टक वर्ग में कोई किसी को डाउट है? गोचर और अष्टक वर्ग अलग अलग चीज है। गोचर सब के लिए एक होता है, अष्टक वर्ग सब के लिए एक नहीं होता। कुंडली देखते समय हम अष्टक वर्ग अप्लाई करते हैं, अपितु कुंडली अप्लाई नहीं करते, गोचर का अप्लाई नहीं करते। हाँ, लेकिन गोचर का ज्ञान होना अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि सर कोई बीच में ना बहुत सो गया है शायद, आवाज सर आपकी नहीं आ रही, खराटों की आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो सर बीच में किसी, हेलो, आवाज आ पा रही है मेरी? सर अब आ रही आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है सर। सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी। पर ये सर अष्टक वर्ग कुंडली कैसे देखी जा सकती है? जैसे आपने कुंडली देखी थी अभी, हाँ 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 हाँ। कुंडली बनाई थी आपने। अब अष्टक वर्ग कुंडली भी ऐसे कर लो तो अष्टक वर्ग की कुंडली बन जाएगी। इसको अलग ये अलग सॉफ्टवेयर नहीं है ना सर कुंडली हमारे पास? हाँ ये सॉफ्टवेयर नहीं है, रियो स्टार, ठीक है सर। हाँ, यदि अलग अलग कुंडली यदि बनाना चाहे तो अलग अलग भी कुंडली बन सकती है।
भाई नास्टक वर्ग बना ले तो देखो अलग अलग कुंडली बन गई। अब सूर्य का अष्टक वर्ग बनाना है, तब जाके सूर्य की कुंडली बना ली है, तो देखो यहाँ पे सूर्य का वो बन गया। यदि चंद्रमा का बनाना है तो चंद्रमा का बन गया, मंगल का बनाना है तो मंगल का बन गया। ये कोई भी सॉफ्टवेयर लोग है ना, सारे के सारे सॉफ्टवेयर में ऑलमोस्ट फीचर सेम होते हैं, चाहे वो लियो स्टार हो या वो एस्ट्रोसेज हो या वो कुंडली प्रो हो, सारे के सारे सेम है। लेकिन आपको चलाने आनी चाहिए कि कौन सा पेज पे क्या है। हमको तो इसको चलाते चलाते आदत हो गई है, इसीलिए हम इसको चलाते हैं। यदि सॉफ्टवेयर सर इसी में अगर आप शनि का दिखाएं, सॉरी बंद कर दो, हम दूसरे सॉफ्टवेयर में जाते हैं। भाई तुमने पर्ची दी ना 3-4 तो दो दवाई लाया उससे ले ले। 14 लिखिए सर, 14 कहाँ मिलना, सीड मार्केट पे या कहीं भी ना, वो भाई पाल को वहीं से। हाँ हाँ जी, तू बात कर ले जैसे भी। अब देखें यहाँ पर गोचर के हिसाब आते हैं, यहाँ पर जैसे कि क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर अष्टक वर्ग चक्र आया कि नहीं आया? जी आ गया जी। स्क्रीन, हाँ जी सर। तो यहाँ पे अष्टक वर्ग आया, कहाँ आया? यहाँ पर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखो अष्टक वर्ग आ गया ना यहाँ पर जी। यहाँ पे लगन के साथ आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे लगन के साथ आ रहा है। कुंडली कैसे बनेगी सर इसकी? हाँ, कुंडली कैसे बनेगी इसकी? कुंडली बनाने के लिए हम यहाँ पर आ जाओ, सर्वाष्टक वर्ग, वन चक्र, दिशा चक्र, यहाँ पे नहीं बन पा रही है कुंडली, नहीं बन पा रही ना सर, वही क्या था, यहाँ पर ऐसी कुंडली नहीं बन पा रही है। आप चला जाओगे कहीं ना कहीं बना देगा ये, आपको चलाने आना चाहिए ना सर। अष्टक वर्ग में अब हम इसमें शनि का कैसे रीडिंग, इसमें शनि को हम 10वें घर में देखेंगे सर? हाँ। जैसे इसमें जी सर, इसमें 10वें घर में जैसे हाँ सर 0 नंबर दिया हुआ इधर, तो यहाँ पे अलग अलग तो बना रहा है लेकिन कुंडली सेट में नहीं बना रहा है। कुंडली नहीं बना रहा सर, बिल्कुल नहीं बना रहा है। तो क्या फर्क पड़ रहा है? कुंडली बना लीजिए ना, वहाँ पे कुंडली बना लीजिए। और देखो हाँ, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे सर्वाष्टक वर्ग किया है ना जी। देखो इसने मेष राशि में 29 अंक, देखो मेष राशि को यहाँ पर कितना दिया है? 24 अंक दिया है ना जी। तो 24 दिया है और 4 और 5 लगन का जोड़ लो 29, तो कुंडली बना ये तो राहु का भी तो कह रहा है ना सर, ये राहु का भी तो जोड़ने के क्या? हाँ, तो राहु भी जोड़ने के लिए कह रहा है क्या नीचे? राहु छोड़ दो, राहु तो कोई नहीं मानता, राहु तो अच्छा। बकवास दिया है। यहाँ पे राहु का अष्टक वर्ग होता नहीं है। राहु तो जिस ग्रह के साथ होगा उसी का अष्टक वर्ग ले लेगा। क्लियर। हाँ, यदि राहु सूर्य के साथ होगा तो सूर्य का अष्टक वर्ग ले लेगा, चंद्रमा के साथ होगा तो चंद्रमा का ले लेगा, मंगल का होगा तो मंगल का ले लेगा। ये यहाँ पे गलत दिया है, इसको हटा दीजिए। तो ये अभी देखो ना, मेष राशि में आप लिख लो, वृष राशि में लिख दो 25 और 3 28, तो इस तरह से मिथुन राशि को लिख दो कितना है 28 और 4 32, तो इस तरह से आप बना लो, क्यों नहीं बना लोगे? और एकदम आसान है। तो आपने देखा कि अष्टक वर्ग पद्धति से फलादेश करना एकदम आसान है। हाँ, और यहाँ पर तो चार्ट चलो ये बना देता है। तो हम सर्वाष्टक वर्ग में हम आते हैं, अष्टक वर्ग। तो अब बताओ अष्टक वर्ग में किसी को कोई डाउट है? अब इसको फलित कैसे करना होगा सर? 32 को अगर कोई 28 होगा तो उसको कितना? तो उसको गोचर में तो इसका फलित करना सीख गया ना। गोचर में तो सिंपल सी बात है कि उसकी कुंडली देखो, उसकी कुंडली के अष्टक वर्ग में आज जैसे शनि है, मकर राशि में है, तो चेक करो उसकी कुंडली में मकर राशि में शनि ने कितना अंक दिया है, राइट? 31। और यदि बृहस्पति भी मकर राशि में है तो यहाँ पे चेक करो बृहस्पति ने मकर राशि को कितना अंक दिया है। बृहस्पति ने दिया 4, उसने भी दिया 4, दोनों ने 4 दिया है, तो बढ़िया है। तो ये जो इसका गोचर है ठीक है, नॉर्मल है। हाँ, यदि यहाँ पर 4 अंक दिए हैं तो कहाँ है ये जो ये जुपिटर का है, देखो जुपिटर दे रहा है ना,
तो जुपिटर मकर को 4 दिया है, तो ये सही है। और शनि ने भी 4 दिया है, तो ये शनि और बृहस्पति दोनों का गोचर इसका ठीक है। तो कितने पॉइंट के ऊपर देना चाहिए सर? यानी कि अगर हम इसको 8 माने तो मिड में, यानी कि 4 पॉइंट पे हम 4 से प्लस की तरफ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, 4 से नीचे जाएगा तो कम हो जाएगा। ये तो यही कहना है? ये तो आपकी अंदर की अपनी सोच है कि 4 अब 5 होगा तो कितना अच्छा मिलेगा, 6 होगा तो कितना अच्छा मिलेगा, 7 होगा तो कितना अच्छा मिलेगा ना। ये तो एक अनुभव की बात हो गई ना फिर जी। ये कोई हम प्रैक्टिकल में हम तो बता सकते हैं कि 4 में है तो अच्छा है, 5 में है तो बहुत अच्छा है, 6 में है तो एक्सीलेंट है, 7 में है तो प्लस प्लस एक्सीलेंट है, और 8 है तो सुपर है। अब भाई वो कितना है क्या है वो तो अब देखो, जैसे हम आपको एक सब्जी में 1 चम्मच एक चाय में 1 चम्मच चीनी डालते हैं, आपसे पूछता बताओ कितना मीठा है, आप बोलोगे मीठा है, अब 2 चम्मच डाल दो, अब मैं पूछूं कितना मीठा है, अब क्या मुझे आंसर क्या दे सकते हो? हाँ मतलब उससे ज्यादा मीठा है या बहुत मीठा है। और यदि हम 10 चम्मच चीनी डाल दें तो फिर हम पूछे कितना मीठा है, तो आप बहुत शुगर वाला मीठा है। हाँ तो आप बता नहीं सकते, तो इसलिए और वही फीका है तो कितना फीका है, तो एक प्रकार के ये सब जो चीजें होती है ना वो आत्म अनुभव की चीजें होती हैं कि अब तो जैसे गुरुजी कभी 8 भी होते होंगे क्या? हाँ 8 भी होते होंगे सब कईयों में, ऐसी स्थिति होती है अष्टावर्क में? बहुत ही मैक्सिमम कम पॉइंट्स लोगों 8 को के, 8 क्योंकि 7 के तो जिसमें बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। बहुत कम लोगों को 8 मिलता है, बहुत कम लोगों को। बहुत कम लोगों को, बहुत सही है। हाँ देखो यहाँ पे तो किसी को 8 मिला नहीं है। नहीं मिला। हाँ मोदी को मिला है और किसी को कुंडली में देखा था। और बताएं किसी की कुंडली यहाँ पे आई, क्या बता रहे थे सर? इसका 14 बता रहे हैं। 14 बताइए सर, डेट 14 कर दीजिए बस। 14 करके चेक कर लो मिलता है कि नहीं मिलता है। अष्टक वर्ग देखो आईएएस की तैयारी में जा गए। देखो नहीं मिला है। और यहाँ पे और मकर राशि में शनि का 2 आ गया और गुरु का 3 आ गया, तो यानी कि अभी का गोचर भी इसका बुरा चल रहा है, डाउन होगा ना। 0 और 8 कम ही लोगों को मिलता है, लेकिन 0 यदि मिलता है ना उसमें उसका गोचर चला गया ना तो बहुत बुरा कर देता है, और 8 मिलता है उसमें चला जाता है तो बहुत अच्छा कर देता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक ना। तो गुरुजी 0 क्यों आएगा? अब कोई भी अंक नहीं देगा तो 0 नहीं आ जाएगा। ओके। मान लो कोई ग्रह अंक ही ना दे तो 0 नहीं आ जाएगा। मेष राशि को कोई ग्रह अंक न दे तो 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो फिर तो वहां पर तो गोचर बहुत बुरा करेगा। 0 कम ही आता है। जैसे चलो करके देखता हूँ यहाँ पे 14 0 मेरे हिसाब से आएगा ही नहीं सर। 15 करें, नहीं 0 आता है। 0 में बहुत लोगों को देखा हूँ और उसका फल भी देखा हूँ। 0 15 में नहीं आया। आ गया सर, मीन में आया। आया मीन में? मीन में आया सर, मीन में। मीन राशि में शनि आ गया। आया ना शनि का मीन में। ये किस नींद तो तोड़ो, ये किसके खराटे आ रहे? मीन राशि में आ गया सर शनि 0 डिग्री का। मतलब 0 अंश का। ये बहुत बुरा कर देता है, बहुत बुरा कर देगा। जब मीन में शनि का गोचर होगा दैट इज वेरी बैड। हाँ तो इस तरह से हम जी अष्टक वर्ग की फलादेश करते हैं। यहाँ पर एकदम आसान फलादेश है। सर इसको कुंडली में कैसे यूज करेंगे, मुझे नहीं समझ आया बिल्कुल भी। गोचर में कैसे यूज करते हो तो समझ में आ गया ना? हाँ जी गोचर बिल्कुल क्लियर है। अब हम कुंडली में आते हैं। देखिए कुंडली में एक तो होता है ग्रह का बल, जो कि षटबल हमने पढ़ा था जी। षटबल से ग्रह का बल हमने डिसाइड किया। अब एक होता है भाव का बल। जैसे कि ग्रह बल और भाव बल हो तभी फल मिलता है। यदि ग्रह बलवान हो लेकिन भाव के अंदर बल नहीं हो, जैसे मान के चलो कि हम किसी को 1 किलो घी देना चाह रहे हैं, लेकिन वो 100 ग्राम का पात्र लेकर के मेरे पास आया है, तो हम 1 किलो घी नहीं दे सकते ना।
और दूसरा बात है, कोई व्यक्ति यदि 2 किलो का पात्र लेकर के आया है लेकिन उसको हम 100 ग्राम ही घी देना चाहते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, यदि हम जिसको 1 किलो घी देना चाहते हैं तो उसके पात्र भी 1 किलो के होना चाहिए। तो क्या होता है कि कोई भी ग्रह कुंडली में जब फल देने की एबिलिटी रखते हैं तो उसके भाव के अंदर भी वो दम होना चाहिए। जैसे कि हम पीपीटी पे चलते हैं, सही कह रही हैं मैडम, आज किसी को बोरियत महसूस हो रही है। तो समझ नहीं आई सर ये बात। कौन बात? सो कौन प्रबल है ये बताइए सर। भाव वाली बात सर, भाव प्रबल होना चाहिए। बहुत गहरी नींद में और वही मैं समझा रहा हूँ। भाव प्रबल है तो आज सोने में। अब देखिए, अब यहाँ पर हम आते हैं, एक है जैसे कि अब देखो यहाँ पर जो मंगल है वो बलवान है। आपको मंगल यहाँ पे दिख रहा है ना, बलवान है सर। 33 डिग्री 8 में, हाँ हाँ 1 और 8 में, 8 में और यहाँ पर शनि भी, और यहाँ पर शनि भी बलवान है। मंगल भी अपने घर का है और शनि भी अपने घर का है। अब यहाँ पे दोनों बलवान है ना सर। अच्छा हाँ जी। अब आपको देखो कि मंगल को यहाँ पे 33 पॉइंट मिले हैं और शनि को यहाँ पर 26 पॉइंट मिले हैं, लेकिन दोनों अपने घर का बलवान है। अब बताओ दोनों में ज्यादा अच्छा दशा किसकी होगी, ज्यादा उन्नति देने वाला दशा किसकी होगी? शनि अपने घर का है उसका या मंगल अपने घर का है उसका? सर मंगल। मंगल, क्योंकि मंगल के अंदर ना भाव बल भी है और ग्रह बल भी है, लेकिन यहाँ पर शनि के अंदर ना भाव का बल नहीं है। अष्टक वर्ग में ना शनि को ज्यादा पॉइंट मिला नहीं है, वहां पर 26 पॉइंट मिला है। तो वो चाह कर भी उतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना अच्छा यहाँ पे मंगल कर दे। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी ग्रह यदि कुंडली में बलवान हो रहे हैं तो साथ में उसके भाव बल भी जैसे देखो यहाँ पर शुक्र बहुत ही निर्बल है, एक तो कर्क राशि में और 6ठे भाव में है ना, और इसके ऊपर मंगल और शनि की दृष्टि भी है। आपको दिख रहा है शुक्र को? सर इसको 41 अंक मिले हैं। किसको? शुक्र को 41 मिले। हाँ वही बता रहा हूँ, यहाँ पे शुक्र सबसे ज्यादा निर्बलता है ना इसके अंदर, लेकिन फिर भी जो शुक्र उतना बुरा फल नहीं देगा जितना बुरा फल हम सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 41 मिला है तो ये भाव कहीं ना कहीं इसको संभाल लेगा ना। बुरा तो जब होता है जैसे कि यहाँ पर शुक्र बहुत ही बुरा है, शनि और मंगल इसको देख रहा है। ऐसी स्थिति में यदि यहाँ पर 26 अंक मिल जाता है तो शुक्र की दशा जीवन में सबसे ज्यादा कष्टकारी और सबसे ज्यादा बुरा फल देने वाली होती है। तो अब आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि भाव बल और ग्रह बल दोनों होगा तो जीवन में ज्यादा उन्नति मिलेगी। भाव बल के लिए अष्टक वर्ग का सहारा लेते हैं और ग्रह बल के लिए हम षड बल का वो करते हैं। तो आपको सही फलादेश निकालने के लिए षड बल और भाव बल दोनों के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और जो षड बल है वो तो ग्रह से ही पता लग जाता है, उसमें 5-6 बल देखने होते हैं, बल, स्थान बल, उच्च बल, चेष्टा बल, केंद्र बल और दिग्बल, दृष्टि बल भी देखते 6 बल दो करते हैं। और अष्टक वर्ग में सिर्फ पॉइंट हम देखते हैं कि कौन से भाव को कितने पॉइंट मिले हैं। तो यानी कि ग्रह का बल और भाव का पॉइंट यदि मिल जाता है ना तो हमको उस ग्रह का फलादेश करने में बहुत ही ज्यादा सहूलियत और आसानी हो जाती है। ठीक ना? और बताएं सर। अब जो बता रहे थे कि सूर्य अप्रैल में जाएगा, ये सब चीजें नहीं पता चलती मुझे।
ये तो याद करने पड़ेंगे ना। सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है और 15 जनवरी को मकर राशि में जाता है, तो बताओ 15 फरवरी को कहाँ, 15 फरवरी को कहाँ पे जाएगा? ओके, ठीक है, ठीक है। ये तो आपकी थोड़ी सी मेमोरी पावर को बढ़ानी पड़ेगी और कैलकुलेटिंग पावर को, ठीक ना सर? तो आज आपने अष्टक वर्गों को पढ़ लिया और साथ में गोचर भी पढ़ लिया, ठीक ना? अब बताओ अष्टक वर्ग में किसी को कोई डाउट है? प्रश्न हाँ, दीजिए राजीव सर, जी। प्रश्न दीजिए, करके बताते हैं, कुछ डाउट अपने आप ही निकल जाएंगे। प्रश्न बनाइए सर, इसका प्रश्नोत्तरी दीजिए। प्रश्नोत्तरी ये कीजिए कि आपने अपने, 1 मिनट लिख लें सर। चाहे एक ही कुंडली लीजिए, हाँ एक ही कुंडली लीजिए। कुंडली लेनी है सर। 26 दिसंबर 26 दिसंबर, नहीं 25 दिसंबर। ओके 25 दिसंबर। सेंटा क्लॉज कब आता है? 25 को आता है ना? 25 को, हाँ जी। हाँ, तो 25 दिसंबर 2017, ओके। टाइम 2:05 रात्रि रात्रि AM 2:05। और मोतिहारी। इसका आप लोग अष्टक वर्ग के जरिए शनि, गुरु और मंगल का फल बताएं। हाँ, क्योंकि कौन सा साल आने वाले 10 साल का फलादेश करे, 10 या 15 साल का फलादेश करे, क्योंकि 15 साल आगा गोचर के आधार पे बृहस्पति और शनि की गोचर के आधार पे इसका 15 साल का फल कथन करे। 15 साल का फल, हाँ, क्योंकि आज से लेकर के आने वाले 15 साल तक इसका टाइम कैसा रहने वाला है, क्या जीवन में अप डाउन होंगे, क्या चीज होगा और कैसे करना है। जैसे कि अभी देख लो, बृहस्पति का अष्टक वर्ग बनाओगे ना, तो देखो आज जो बृहस्पति है वो कहाँ पे है? मकर राशि में। तो इसको मकर राशि में 3 पॉइंट मिला है। क्लियर ना सर? बिल्कुल सही है। इसका तो गुरु बुरा हो गया, इस साल बुरा हो गया। तो ये बताओ, ये गुरु बुरा है तो कितना बुरा है और किस लिए बुरा है? जब हम दृष्टि देखा तो यहाँ पर पता चला मकर राशि जो है 12th हाउस में है। तो 12th हाउस में है और गुरु यहाँ पे बुरा फल दे रहा है। तो एक तो 12th हाउस का बुरा होगा, यानी कि पैसे खर्च करेगा ये व्यक्ति, बहुत सारा अनावश्यक पैसे खर्च करेगा। दूसरा बात है कि सेहत में भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तीसरा बात है कि जेल भी जा सकता है, केस मुकदमा इत्यादि भी इसके ऊपर हो सकते हैं। छोटा बच्चा है तो हॉस्पिटलाइजेशन भी इसका हो सकता है। अब ये मकर राशि में जाएगा 2021 में। अब चेक करो मकर राशि को गुरु ने कितना अंक दिया है? 3 दिया सर। मकर नहीं, कुंभ में 5 दिया है। कुंभ में 5 दिया। तो अगला साल इसका बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। तो क्या होगा? तो शारीरिक आरोग्यता आ जाएगी, मानसिक शांति आ जाएगी। तो भाव के अनुसार बृहस्पति और शनि का गोचर का 15 साल का फल लिखे कि 15 साल अग्रिम इसका क्या होने वाला है। और साथ में अपना अपना भी चेक कर लो कि हमारा ये साल कैसा है और अगला साल कैसा है। और ये 100% फलादेश में आता है। गोचर को चलो उतना लो या मत लो, इसका तो फलादेश 100% हमारे जीवन में पड़ता है, ठीक ना? तो गुरुजी प्रोसेस समझ लीजिए। क्या हम प्रोसेस में ये काम करेंगे, क्या ये रहेगा कि हम कुंडली बनाएंगे, कुंडली को सामने रखेंगे, अष्टक वर्ग से हम इसके टोटल निकालेंगे और दोनों में कुंडली के जो हिसाब से जो ग्रह होंगे उसका ग्रहों का बल देखेंगे, दृष्टि बल देखेंगे और उसके बाद हम ये क्या कहते हैं अष्टक वर्ग की पावर को देखेंगे। हाँ, गोचर का फल, भाव बल देखेंगे। भाव बल, ठीक है ना सर? इसी तरीके के बाद ये फल निकलेगा। यहाँ पर जैसे कि एक बार यदि शनि खराब हो रहा है और बृहस्पति अच्छा हो रहा है तो दोनों का अलग अलग फल बताना है।
क्योंकि कभी कभी ऐसा है, जैसे मान लो कि बृहस्पति हमारे 10th हाउस में अच्छा फल दे रहा है, लेकिन बृहस्पति यदि लगन में बुरा फल दे रहा है, तो हो सकता है कि उस वर्ष उसका पदोन्नति हो लेकिन सेहत में कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि बृहस्पति 10th में अच्छा फल दे रहा है तो पदोन्नति तो हो रहा है ना, लेकिन एट ए टाइम लगन में शनि बुरा फल दे रहा है तो सेहत में तो प्रॉब्लम आ रही है ना। तो सर क्या मतलब कहने का मकसद है कि पहले मेन कुंडली बनेगी, हाँ फिर उसके बाद गोचर की कुंडली बनेगी और फिर उसके बाद ये अष्टावक्र बनेगी। हाँ, अब आप समझे। फिर अष्टक वर्ग के मिले पॉइंट के अकॉर्डिंग फलित होगी। फलादेश हम करते चले जाएंगे, ठीक ना। ठीक चले, किसी को कोई डाउट है? राजीव जी। सर है सर, अभी भी बात नहीं है कैसे मतलब जो अष्टक वर्ग की 15 आपने बनेगी, बताया है मैं वो सुन रहा हूँ, मगर इसको इम्प्लीमेंट करना मैं करके देखूंगा सर। मेरे को करके अभी देखिए, और डाउट हो तो मुझे फोन कीजिएगा, ठीक कभी सर। भी आप फोन कर सकते हैं। मनमीत जी आपको? सर वही सेम सर वाली सिचुएशन है, अभी तो सब समझ आ रहा है लेकिन जब करने बैठेंगे तब समझ में आएगा। गुरुजी कॉमन क्योंकि क्वेश्चन अलग गोचर अलग मत आने करो में ना मैं सर, थोड़ा कॉमन सा क्वेश्चन को इकट्ठा ही करें ना सर। और मैं आंसर जो कहना चाह है रहा था कि अगला जो बृहस्पतिवार का जो क्लास है ना, मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा। 3 तारीख को है ना मेरे ख्याल से बृहस्पतिवार। सर उससे पहले ट्यूसडे। हाँ, जी 3 सर। तारीख को है ना। हाँ जी हाँ जी सर। हाँ, तो एक्चुअल था कि मैं बहुत दिन पहले से कहीं वो पूजा ले लिया था 3 तारीख को ना, ठीक है सर। तो मुझे वहां पर जाना पड़ेगा, ठीक ना। ठीक है सर। और नहीं तो सुबह सुबह ले लेंगे हम। 3 तारीख का जो क्लास है हम 10 बजे ले सकते हैं। नहीं सर, नहीं 11 बजे नहीं, 11 बजे नहीं हो पाएगा सर। 12 बजे। जी सर, हम तो कैसे होगा? 12 बजे ठीक है सर, 12 बजे ठीक है। और सब लोग हाँ ठीक है सर, 12 सब बजे लोग कर सकते हैं। सब लोग करेंगे तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एक्चुअल ना हाथ बनाए रेस साहब, करवा दो सर। मैं कर सकती हूँ। किसी का गृह प्रवेश कराना है ना। हाथ रेस करवा दो सर, हाथ रेस हो जाता है मेरा। हाँ, तो वो शाम का है, वो 3-4 बजे से उनका गृह प्रवेश होगा। तो यदि हम 12 बजे भी क्लास लेंगे तो आपका 2 बजे तक खत्म हो जाएगा, तो हम 2 बजे चले जाएंगे लेकर के। तो सब बता दीजिए, मैं कर सकती हूँ। सब बता दीजिए, जिसको ऑब्जेक्शन है वो बता दें। जिसको ऑब्जेक्शन हो बताएं। सर मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं ऑफिस में होंगी उस टाइम पे सर। अच्छा, तो आपका ऑफिस से कब छुट्टी होगा? 3 बजे। सर मैं 3 बजे घर पहुंचती हूँ और मैं आते से ही फिर आपकी। तो चले ठीक है, फिर क्लास को हम कैंसिल करते हैं और उसके बदले में वीकडे में, हाँ वीकडे में कभी और ले लेंगे। और किसी दिन हम लोग ले सकते हैं कि नहीं? और दिन हम लोग ले सकते हैं? हेलो, आप लोग